सो प्रीवियस चैप्टर में बच्चों मैंने आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उसका लिंक आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों आज की इस वीडियो में हम सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसके एमसीक्यू कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेसन से ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ये लेसन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। Question number first. During the period between 1973 to 2003, the production increased most in the dash, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर ऑल द थ्री सेक्टर। तो ज़्यादातर हमें सर्विस सेक्टर में ये ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली थी, जो कि था ऑप्शन नंबर सी, टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो इसमें हम काउंट करते हैं ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, क्योंकि हम प्राइमरी मिड वाले को काउंट नहीं करते, क्योंकि वो सारा का सारा जो कॉस्ट होती है, सारी चीजें वो फाइनल गुड एंड सर्विसेज में काउंट कर दी जाती है। तो जीडीपी पर्टिकुलर ईयर के बेसिस पे हम इसे काउंट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री ये सब एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर के, यानी कि जिसे एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। रॉ मटेरियल ज्यादातर हमें यहीं से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द डैश कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो ये सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है। बेसिकली क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम कन्वर्ट करके एक तरीके से रेडी प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक रबर जो कि एक रॉ मटेरियल है और इसको कन्वर्टेड करके हम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एक टायर की शेप दे देते हैं। तो टायर क्या हो गया, एक रेडी प्रोडक्ट हो गया जो कि मार्केट में अब जाएगा और काम आएगा ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जो आप सेक्टर कवर करते हो, तो अब माल बन चुका है एक तरीके से, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और ट्रांसपोर्ट कोई एक टाइप का तो है नहीं, वेरियस टाइप का, रोड्स पे भी देखने को मिलेगा और वाटर में भी देखने को मिलेगा, एयर में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 live children born in that particular year। तो उसे हम IMR के नाम से जानते हैं, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये किसी के लिए भी बिल्कुल सही बात नहीं होती है। यानी कि आप देखते हो कि वो इन्फेंट, वो शिशु जिसने अपनी 1 साल की एज भी कंप्लीट नहीं करी और किसी XYZ रीजन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है, सही न्यूट्रिशन का ना दे पाना, एनवायरनमेंट का सही नहीं हो पाना, पोल्यूशन का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द 5-year सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट दिस सर्वे। तो स्पेशली वो है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसे पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था। मनरेगा में एम जो था वो स्टैंड करता था महात्मा गांधी, बाकी पीछे की लाइन सारी यही थी। और इसके अंदर एक बात ये भी कही जाती है कि स्पेशली रूरल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं कि लोगों को वर्क, काम करने के लिए, यानी कि जो लोग काम करने के लिए रेडी है, वो करना चाहते हैं, तो ऐसे में खुद गवर्नमेंट उन्हें 100 डे की गारंटी देगी काम की। अगर वो नहीं देती ऐसे में, तो एक तरीके से उन्हें फिर वो कहते हैं ना, वेजेस प्रोवाइड कराया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश रेफर टू द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो यानी कि लोग जो इन्वॉल्व होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो होते हैं, कोई प्राइमरी सेक्टर में लगा है, तो कोई सेकेंडरी, तो कोई टर्शरी, और आगे तो अब क्वार्ट्स एंड फिफ्थ भी हमें देखने को मिल रही है ना। तो इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सब में एक ही हमें कॉमन चीज मिलती है, अर्निंग, कि लोग काम इसलिए करते हैं ताकि वो अर्न कर सके और अर्न के बेसिस पे अपनी नीड्स को पूरा कर सके। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 हैज गारंटीड डैश डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर इन मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द करेक्ट नंबर ऑफ डेज। तो वो कितने डेज की बात होती है, 100 डे गारंटीज की। अगर नहीं हो पाती तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी 100 दिन तक, 3 महीने 10 दिन
लगातार काम मिलेगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू सम हु डू नॉट हैव अ जॉब एंड इट क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज ऑल्सो डैश। तो ये क्या कहलाया जाएगा, तो इसे हम डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, तो इसे डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। खास तौर पे आप एग्रीकल्चर फील्ड में ये ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। कैसे कि देखो कुछ काम लोग कर रहे हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर वो ना भी करे तब भी एक तरीके से काम हो रहे हैं, वो बस इस वजह से करे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि वो डिसगाइड अंडर एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था डैश शो हाउ बिग द इकोनॉमिक ऑफ कंट्री इज। तो ऑप्शन है आपका NSSO, GNP, GDP या PPP। तो वो GDP को ही रिलेट किया जाता है। जिन कंट्री की GDP हाई होती है तो हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि वो ज़्यादा डेवलप कंट्री है, जिनकी एवरेज होती है तो वो डेवलपिंग, और जिनकी बहुत लो होती है तो वो अंडर डेवलप्ड होती है। जैसे वेस्टर्न कंट्री जाता है डेवलप, यानी कि हाईएस्ट GDP की कैटेगरी में आता है, और भारत जैसे देश ये GDP के डेवलपिंग लिस्ट में आते हैं, बिल्कुल एवरेज लेवल, यानी कि हम फर्स्ट वाली स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इन इंडिया विच सेक्टर ग्रो द मैक्सिमम फ्रॉम 1970, 71 टू 2010 एंड 11। तो वो टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर की बात की जा रही है। द डैश कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। तो वो हमें प्राइमरी सेक्टर में ही देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ कि 2019-20 में जब कोरोना आया था, कोविड-19 का ये जो दौर था, तो सारे सेक्टर ना नेगेटिव में थे, बल्कि नीचे थे, लेकिन हमारा एक सेक्टर था एग्रीकल्चर जो कि प्लस में था, क्योंकि हर लोगों को फूड प्रोवाइड कराया जा रहा था इस सेक्टर की वजह से। वर्कर्स इन डैश सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। तो वो ज्यादातर हम एग्रीकल्चर कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, एग्रीकल्चर भी आता है, फिशिंग भी आती है, फॉरेस्ट्री भी आती है। तो मेनली वो किस सेक्टर में काम करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर के अंदर ही करते हैं, और रूरल एरिया में तो प्राइमरी जो वर्क होता है वो एग्रीकल्चर ही होता है, खेती बाड़ी करना। क्वेश्चन नंबर 16 है द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005, ऑप्शन नंबर बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिनका डेटा गवर्नमेंट के पास होता है, और देश में वैसे भी ऑर्गेनाइज सेक्टर इतने कम है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम आती है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जैसे रेडी वाला, किराने की स्टोर, तो ये बिजनेस ऐसे होते हैं कि चलते हैं, बंद हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई बैंक में वर्क कर रहा है, कोई गवर्नमेंट बैंक में या कोई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो उनका प्रॉपर डेटा होता है उनके पास। अब इनमें से बताया गया कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से ट्रू है। तो लेट्स सी वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी रहती है, एक बार सरकारी जॉब लग गई तो फिर तो लाइफ टाइम है ना, एक ये चीज आप सुनने को मिलती है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे ही करना पड़ता है, उसके बाद वो घर चले जाते हैं। इफ दे वर्क मोर दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। इसमें ओटी का भी इनको पैसा मिल जाता है। तो इसलिए तीनों सिचुएशन में ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑप्शन है ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। तो इसके बेसिस पे हम पता लगा लेते हैं कि ये पब्लिक है या फिर प्राइवेट में। जैसे किसी की अपनी एक कंपनी हो सकती है या गवर्नमेंट का अपना एक हॉस्पिटल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देखो टिस्को एक प्राइवेट कंपनी है, RAL भी एक प्राइवेट कंपनी है, विप्रो तो वैसे ही प्राइवेट है, लेकिन इंडियन रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर को बिलोंग करता है, तो ये पब्लिक सेक्टर में आता है जो सभी के लिए होता है। लास्ट क्वेश्चन है वर्कर्स गेट जॉब सिक्योरिटी इन डैश सेक्टर। तो देखो ऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं उसमें तो जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। सपोज दैट कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काउंट किया जाएगा। हो सकता है कि आपने 1 महीने 2 महीने अच्छा अर्न किया, देन उसके बाद आपका बिजनेस ठप हो गया, तीसरे चौथे महीने बाद आपने वो बंद कर दिया क्योंकि आपको लॉस हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें कहाँ है डेटा, तो वो डेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिना जाएगा, जो कि स्पेशली इंडिया में सबसे ज़्यादा में देखने को मिलता है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर लिमिटेड होता है, तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। ये थे बच्चों हमारे इस लेसन के टॉप 20 MCQ। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ भी आ चुकी होंगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं हम अपने इसी बुक के 3rd चैप्टर के साथ मनी एंड क्रेडिट। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।